हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन इनहिबिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, सो ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इनहिबिटर्स को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। देन मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद वो साइटोसोल में रिलीज हो जाता है। तो जब साइटोसोल में मैसेंजर आरएनए रिलीज होता है तब वो फुली मेच्योर स्टेट में रहता है। उस पर 5 प्राइम कैपिंग हुई रहती है। उसके साथ साथ उसमें 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन होता है। देन उसमें स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से फुली मेच्योर मैसेंजर आरएनए रिलीज होता है साइटोसोल के अंदर। देन उसके बाद क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं साइटोसोल के अंदर। तो राइबोसोम्स आके बाइंड होते हैं मैसेंजर आरएनए से। तो जहां पे बाइंड होते हैं उस सीक्वेंस को बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर बोलते हैं शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, एंड यूकैरियोट्स के अंदर बोलते हैं कोजैक सीक्वेंस। ओके, देन वो मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा राइबोसोम, और जहां पे स्टार्ट कोडॉन्स होंगे वहां से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। और राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती है, एक होती है 30 सब यूनिट और एक होती है 50 सब यूनिट प्रोकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स के अंदर एक होती है 40 सब यूनिट और एक होती है 60 सब यूनिट। तो जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बेसिकली किसको इनहिबिट करते हैं? या तो राइबोसोमल सब यूनिट्स को इनहिबिट कर सकते हैं, या फिर जब राइबोसोम की सब यूनिट के अंदर 3 मेन साइट्स प्रेजेंट होती है। एक होती है ए साइट जहां पे ट्रांसफर आरएनए एंटर होता है। उसके बाद होती है पी साइट जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद होती है ई साइट। ई साइट से ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाएगा, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेगा पी साइड के अंदर। देन ट्रांसफर आरएनए वहां से ई साइड से रिलीज हो जाता है। तो हो सकता है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो एक्टिविटी प्रेजेंट है उसको इनिबिट करे कोई इनिबिटर, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनिबिट कर सकता है, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ जीटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीटीपी का जीडीपी में कन्वर्जन या फिर जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्जन को ब्लॉक कर सकते हैं कुछ इनिबिटर्स। तो इस तरह से इनिबिटर्स क्या करेंगे? किसी न किसी स्टेप को इनिबिट करके प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। और प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक करने का मेन रोल क्या है? कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में तो प्रोटीन सिंथेसिस को उसके अंदर क्या करेगा? इनिबिशन करेगा। उसके साथ साथ कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स ही क्या है? प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। इसकी वजह से उस बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और देन वो बैक्टीरिया वहां से रिमूव हो जाएगा, किल हो जाएगा। ओके, तो ये सारी जो भी प्रोटीन्स के इनिबिटर्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, वो सारे क्या होंगे? एंटीबायोटिक्स होंगे अगर यूकैरियोटिक इनिबिटर्स है तो। ओके, सॉरी, प्रोकैरियोटिक इनिबिटर्स है तो। इस तरह से यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का दोनों टाइप के इनिबिटर्स प्रेजेंट रहते हैं जो प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों की प्रोटीन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के जो इनिबिटर्स हैं उनको भी देखेंगे, इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन के इनिबिटर्स को भी देखेंगे, और इसके साथ साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के इनिबिटर्स को भी देखेंगे। ओके, इनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। Which of the following compounds mimic amino acid transfer RNA and block protein synthesis? तो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? जब अमाइनो एसिड का एडिशन होता है ट्रांसफर आरएनए पे तो उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए पे अमाइनो एसिड का एडिशन होता है उसको बोलते हैं अमाइनो ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया। तो उसके लिए एक एंजाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। उसमें 2 कैटालाइटिक सब यूनिट होती है और वहां से वो क्या करता है? अमाइनो एसिड को बिल्कुल सेम जो ट्रांसफर आरएनए है जिस कोडोन को कोड करता है, जिस अमाइनो एसिड को कोड करता है उसी को क्या करेगा? चार्ज करेगा। और इस तरह से ट्रांसफर आरएनए चार्ज होके उसके एंटी कोडोन आके मैसेंजर आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस फॉर्म करेंगे और देन पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए की तरह कौन मिमिक करता है? तो एक जो एंटीबायोटिक होती है जिसको बोलते हैं प्यूरोमाइसिन, वो क्या करता है? अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर को मिमिक करता है और प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर देता है किसी भी पेप्टाइड किसी भी प्रोटीन का। ओके, जैसे प्रोटीन फॉर्म हो रही है और उसमें विदाउट स्टॉप कोडॉन्स आए पहले ही क्या हो जाएगा? उस पेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड का
टर्मिनेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्यूरोमाइसिन, क्योंकि फ्यूरोमाइसिन अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए की तरह मिमिक करता है उसके स्ट्रक्चर से और ए साइड पे आके बाइंड हो जाता है, देन उसको क्या करेगा, इनिबिशन करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूरोमाइसिन। ओके, देन 1 सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन सेकंड क्वेश्चन इज लाइक, ये सारे इनिबिटर्स देख लेते हैं। केनामाइसिन क्या करता है, केनामाइसिन इट इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय टाइटली बाइंडिंग टू द कंजर्व ए साइट ऑफ 16S rRNA। ओके, 16S rRNA मींस ये प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिबिशन करेगा इन द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। 30S राइबोसोमल सब यूनिट को फर्दर डिवाइड करते हैं 16S में, तो उसको ये क्या करेगा, टाइटली बाइंड करके इनिबिट करेगा। सो केनामाइसिन हो गया, उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। इज ए प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर, इट बाइंड्स टू स्मॉल 16S rRNA of 30S subunit of the bacterial ribosome, interfering with the binding of 4' methionine transfer RNA to 30S subunit। जब 4' methionine क्या होगा, जब स्टार्टिंग होगी, इनिशिएशन होगा, वहां पे क्या करेगा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसको इनिबिट करेगा। ओके, जब प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो बैक्टीरिया के अंदर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड आता है वो होता है एफमेट, जिसको बोलते हैं 4' मिथियोनिल। ओके, और यूकैरियोट्स के अंदर होता है सिर्फ मिथियोनिल। ओके, जो AUG को कोड करता है। तो 30S सब यूनिट को इनिबिट करेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, देन प्यूरोमाइसिन इज a ribosome targeting antibiotics that mimic the amino acyl end of an amino acyl transfer RNA। तो ये अभी हमने देखा था। उसके बाद द अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक पेरोमोमाइसिन एंड नियोमाइसिन बाइंड स्पेसिफिकली टू द 30S राइबोसोमल सबयूनिट एंड इनिबिट ट्रांसलेशन। तो ये सारे इनिबिटर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग देखोगे कि कितने सारे क्वेश्चंस इनिबिटर से रिलेटेड आए हुए हैं और सेम इनिबिटर से काफी ज्यादा रिपीटेशन हुआ है। तो ये सारे इनिबिटर्स ना ओनली डीबीटी जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि CSIR नेट में भी इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरी टेबल, ये सब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, 30S सब यूनिट से बाइंड होके किस तरह से उसको इनिबिट करता है। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक 30S को इनिबिट कर रही है और कौन सी एंटीबायोटिक 50S सब यूनिट को इनिबिट कर रही है। और प्यूरोमाइसिन काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, हम हर बार इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन ऐसा एंटीबायोटिक है जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से किस स्ट्रक्चर से मिमिक करता है। ओके, देन इरिथ्रोमाइसिन है, प्यूरोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है और पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो एक्टिविटी 23S सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट रहती है उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। ओके, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज मींस जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब पेप्टाइड वहां से ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। और ये प्रेजेंट रहती है प्रोकैरियोट्स में 23S आरएनए के अंदर और यूकैरियोट्स में 28S आरएनए के अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान से सुने और कहीं ना कहीं नोट करके रखें। ओके, इससे आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपको लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे एक बार देख के जा सकते हो। ओके, तो इन सब चीजों को नोट करके रखें। देन नेक्स्ट है, इसी तरह से ये सारे इनिबिटर्स का मैकेनिज्म देख सकते हैं। लाइक ये डीएनए गायरेज है, डीएनए गायरेज किसको बोलते हैं, टोकोआइसोमेरेज को। यूकैरियोट्स में टोकोआइसोमेरेज बोलते हैं और प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं इसको डीएनए गायरेज। ओके, तो क्विनोलोन्स जो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इनिबिट करती है डीएनए गायरेज को। इसके अलावा आरएनए का जो इलोंगेशन होता है उसको बोलते हैं, उसको इनिबिट करता है एक्टिनोमाइसिन। और इस तरह से रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोवेरिसिन, ये काफी सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनके जो कहाँ पे इनिबिट कर रही है, लाइक ये ट्राइमिथोप्रिज्म, इसके अलावा मिथोट्रिक्सेट भी होती हैं और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को भी इनिबिट करते हैं मिथोट्रिक्सेट। ओके, तो ये इस तरह से इनका इनिबिशन होता है, आप सब इन सब को देख सकते हो। इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करेंगे हम लोग। तो जैसे ये क्वेश्चन है,
increasing the concentration of which of the following would most effectively antagonize the inhibition of protein synthesis by puromycin. सेम क्वेश्चन है, प्यूरोमाइसिन का एंटागोनाइज क्या होगा, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। ओके, तो वो उसके स्ट्रक्चर को मिमिक करता है। सेम क्वेश्चन पूछा है, वो 2010 का क्वेश्चन था, ये 2012 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, which one of the following antibiotic attached to 50S ribosome and inhibit peptidyl transferase activity? तो ये कौन करता है, क्लोरामफेनिकोल। अभी हमने देखा था कि क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, 50S राइबोसोम सब यूनिट से बाइंड होके पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Next, which one of the following antibiotics attached to 50S ribosome and it inhibits its peptidyl transferase activity? ये क्वेश्चन है 2015 का। सेम क्वेश्चन किसमें पूछा है, 2012 में पूछा, जो वही सेम क्वेश्चन 2015 में भी पूछा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस का रेपिटेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, पेनिसिलिन नहीं हो सकता। पेनिसिलिन किसको इनहिबिट करता है, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसपेप्टाइड प्रेजेंट रहते हैं, लाइक जो शुगर होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, उसके बीच में कुछ ट्रांसपेप्टाइड प्रेजेंट रहते हैं, उनको क्रॉस लिंकिंग करने के लिए, तो उसको जो इनहिबिट करते हैं वो करते हैं पेनिसिलिन। ओके, और उसके बाद क्लोरामफेनिकोल क्या करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लोरामफेनिकोल पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ये ट्राइमिथोप्रिज्म और एम्फोटेरिसिन ये क्या करते हैं, ट्राइमिथोप्रिज्म के ये भी हमने देखा था, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में वर्क करता है, उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ओके, तो इन सारे इनहिबिटर्स के, इन सारे एंटीबायोटिक्स के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी रिएक्शन को ये इनहिबिट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटोसाइट्स इन विट्रो कल्चर विद राइसिन लीड्स टू। तो राइसिन क्या होता है, राइसिन इनहिबिट करता है इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, तो ये बिल्कुल ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा, ये भी प्रोटीन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये 2013 का क्वेश्चन है। ओके, और राइसिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। Then next है, out of various derivatives of rifamycin group of antibiotics, which one is biologically inactive? तो रिफामाइसिन क्या होता है, जब इलोंगेशन होता है आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, और ट्रांसक्रिप्शन का जब इलोंगेशन होता है मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन का, तो उस टाइम क्या करता है, ये इनहिबिशन करता है। और इसके साथ साथ एक और होता है स्ट्रिप्टोलाइटिन, वो क्या करता है, इलोंगेशन को वो भी इनहिबिट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, और रिफेम्पिसिन इनिशिएशन को इनहिबिट करता है। तो इसकी कुछ ना कुछ एक्टिव साइट्स, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स प्रेजेंट रहती हैं। तो उसमें होता है रिफामाइसिन एसवी, ये क्या होती है, इसकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है। रिफामाइड और एसवी ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं, ये दोनों ही क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, और रिफामाइसिन भी एक्टिव फॉर्म है। लेकिन रिफामाइसिन बी क्या होता है, इन सबका प्रिकर्सर होता है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन ये सब अगर फॉर्म हो जाए तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, तो रिफामाइसिन बी क्या होता है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है बायोलॉजिकली। देन नेक्स्ट है, which one of the following antibiotics is used to demonstrate the fresh protein synthesis in response to challenge by an inducer? तो फ्रेश प्रोटीन को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो एंटीबायोटिक होते हैं उसको बोलते हैं क्लोरामफेनिकोल। ओके, उसी तरह से सेम क्वेश्चन 2013 में पूछा है, उसके बाद सेम क्वेश्चन 2015 में पूछा है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको फ्रेश प्रोटीन के सिंथेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो होता है क्लोरामफेनिकोल। ओके, ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखने पड़ेंगे इनको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा अमाइंटिन इनहिबिट्स। तो अल्फा अमाइंटिन क्या होता है, ये एक इनहिबिटर्स होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड्स का। ओके, तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा इनहिबिशन शो करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को इनहिबिट करता है, और उसके बाद करता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। तो इसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट है,
अल्फा अमाइंटिन इज ए फंगल टॉक्सिन है ये, विच इनहिबिट्स यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब तो यूकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, तो यूकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेजेस को इनहिबिट करता है। द 3 यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस शो डिफरेंशियल सेंसिटिविटी टू दिस टॉक्सिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हायर टू लोअर इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू sensitivity towards alpha amidin। 2017 के का क्वेश्चन है डीबीटी जेआरएफ का, सेम टू सेम क्वेश्चन सीएसआईआर नेट के अंदर भी पूछा गया था कि इसके अंदर इसका ऑर्डर पूछा था कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ज्यादा सेंसिटिव है, उसके बाद होता है थर्ड, देन फर्स्ट, तो इसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंटिया फेलोइडस, ये एक फंगस है अमेंटिया फेलोइडस, which is responsible for majority of fatal mushroom poisoning contains alpha amantine that specifically inhibits, तो किसको इनहिबिट करता है, आरएनए पॉलीमरेज को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is the DNA replication blocking agent produced by sponges, तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, पोरीफेरेंस होते हैं, प्रोटोजोआ पोरीफेरा ये लोअर यूकैरियोट्स हैं, इसके अंदर जो स्पॉन्ज प्रेजेंट रहते हैं जिनके अंदर पोर वाली बॉडी प्रेजेंट रहती है उनको बोलते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस के अंदर एक स्पॉन्जिंग प्रोटीन रहती है, वो क्या करती है, कोलेजन लाइक प्रोटीन रहती है, ओके, और स्क्लियोरिन भी स्पॉन्जेस के अंदर प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसके जो स्पॉन्जियोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। देन नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मिथोट्रिक्सेट एन एनालॉग ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट इज एन इनहिबिटर ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ओके, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। मिथोट्रिक्सेट वुड बी एक्सपेक्टेड टू, तो ये जो क्वेश्चन है ये एंजाइम से रिलेटेड है, इसमें क्या होता है Km और Vmax की वैल्यू डिफरेंट प्रेजेंट होती है अलग अलग इनहिबिटर्स में। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो होते हैं कॉम्पिटिटिव टाइप के, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव टाइप के, ओके। तो मिथोट्रिक्सेट क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है Km के अंदर चेंज होता है, Km वहां पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन Vmax के अंदर कोई भी वहां पे फर्क नहीं पड़ता है, Vmax अनचेंज रहता है, ओके। तो ये हम लोग एंजाइम्स काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि Vmax क्या होता है, किस तरह से सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद Vmax एक स्टेबल स्ट्रक्चर टाइप आ जाती है जिसको बोलते हैं Vmax, उसके बाद Km क्या होता है, हाफ ऑफ Vmax होता है, और इसके ग्राफ्स देखेंगे अलग अलग, माइकलिस मेंटेन के लाइन वीवर प्लॉट्स, काफी सारे ग्राफ्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो मिथोट्रिक्सेट क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, जिसमें Km क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो Vmax क्या होगा बिल्कुल अनचेंज रहेगा, तो दूसरे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये सारे क्वेश्चन थे इनहिबिटर से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डीएनए म्यूटेशन और डीएनए रिपेयर से, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।